गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि इससे पिछली वाली कक्षा में बच्चों अपने प्रासरण के बारे में बात की थी। ठीक है, प्रासरण की परिभाषा के बारे में बात की थी और प्रासरण की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया था कि प्रासरण क्या है। प्रासरण क्या है बच्चों? प्रासरण में क्या होता है? विसरण होता है। किसका? सॉल्वेंट का विसरण होता है। तो इसमें अपन बात कर सकते हैं कि ये भी एक प्रकार विसरण है, लेकिन इसमें किसका होता है? केवल और केवल जो विलायक होता है, विलायक का विसरण होता है। तो जैसे परिभाषा को आपको वापस याद है तो वो परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या थी कि प्राशन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, दो विभिन्न सांद्रता वाले घोलों को जब अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया गया होता है तो विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले, देखना ध्यान देना, कम सांद्रता वाले विलयन, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कम सांद्रता वाला विलयन है तो ब्रैकेट में क्या आएगा? विलायक की उच्च सांद्रता। ठीक है, ब्रैकेट बंद करो। से अधिक सांद्रता वाले विलयन, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? विलायक की कम सांद्रता की तरफ विसरण प्रासरण कहलाता है। किसके अणुओं का हुआ यहाँ पे? किसके अणुओं का होगा? विलायक के अणुओं का विसरण हुआ है। किसके माध्यम से हुआ है? अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से हुआ। देखो वापस मैं याद दिलाता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो एक विलेन ये है, विलेन का मतलब आप जानते हो विलय और विलायक, है ना। विलय और विलायक जब मिलते हैं तो उसको क्या विलेन बोलते हैं। ये एक विलेन है, ये दूसरा विलेन है। तो मैंने प्रासरण की परिभाषा में बच्चों आपको क्या बताया था? प्रासरण की परिभाषा मैंने आपको ये बताया था कि इसमें क्या होता है, इसमें विलायक की मूवमेंट होती है। विलायक बोले सॉल्वेंट, केवल और केवल सॉल्वेंट का गमन होता है। दूसरा मैंने बताया था अर्ध पारगम्य झिल्ली यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। तो अर्थ ये दोनों कंडीशन होती है, तो ये दोनों परिभाषा माननी चाहिए। तो मैंने क्या बताया था कि मान लो ये है, ये कम सांद्रता का विलयन है और ये उच्च सांद्रता का विलयन है। तो कम सांद्रता का विलयन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर विलायक ज्यादा है और विलय कम है। ठीक है, और यहां पर बात करें उच्च सांद्रता है तो यहां पर विलायक कम है और विलय ज्यादा है। तो मैंने परिभाषा में क्या बताया था बच्चों? प्राशन वह प्रक्रिया है जिसमें जब दो विभिन्न सांद्रता के विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली, ये बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया गया होता है तो विलायक के अणुओं का, ये रे विलायक, ठीक है, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से, देखो विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले, ये रहा कम सांद्रता वाले विलयन से, तो कम सांद्रता इसका मतलब विलायक की उच्च सांद्रता है। ठीक है, से उच्च सांद्रता वाले विलयन और विलायक की कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ विसरण क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। ये अपन ने पिछली कक्षा में बात की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं वापस आपको डिस्कस करिए। आज अपन इसको प्रायोगिक रूप से बात करेंगे। इसका जो प्रायोगिक जो इसका सत्यापन करते हैं इसमें एक थिसेल की, ठीक है, थिसेल की प्रयोग आपको इसमें एग्जाम इस प्रकार से पूछ सकते हैं, भाई आप इसकी व्याख्या कीजिए, थिसेल की प्रयोग के माध्यम से प्रासरण की व्याख्या कीजिए, तो ये क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर का। ठीक है, तो इसमें अपन बात कर रहे हैं अभी थिसेल की प्रयोग, और क्यों कर रहे हैं अपन? ये प्रासरण की क्रिया को समझने के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, प्रासरण की, तो ये बिल्कुल इजी है बच्चों, थोड़ा सा फोकस करना, इस पर ध्यान देना। देखो क्या होता है कि ये एक थिसेल कीप है। थिसेल कीप किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से थिसेल कीप होती है, ये इस प्रकार से होती है, थिसेल कीप होती है इस प्रकार से, ये थिसेल कीप है, ये थिसेल कीप है। ठीक है, ये थिसेल, ये इस प्रकार से थिसेल कांच की बनी हुई है कि जो कीप होती है इसको थिसेल कीप बोलते हैं इसे। ठीक है, अब इसमें अपन ने एक पर्चमेंट जो पेपर होता है, इस पर्चमेंट पेपर को अपन ने यहाँ पे इसके नीचे वाला जो इसका जो सिरा खुला होता है उसके ऊपर अपन ने पर्चमेंट पेपर इस प्रकार से यहाँ पे बांध दिया, ये पर्चमेंट पेपर बांध दिया तो नीचे से बंद हो गया। ठीक है, पर्चमेंट पेपर होता है यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करता है। ऐसा हम लिख रहा हूँ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसकी तरह कार्य करता है? अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करता है। कौन? पर्चमेंट जो पेपर होता है वो किसकी तरह काम करता है बच्चों? अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करता है। अब इसके अंदर अपन ने बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इसके अंदर अब शुगर सोल्यूशन, शर्करा का घोल भर दिया इसके अंदर यहाँ पे, और इसको इस प्रकार से उठा के यहाँ पे स्टैंड पे लगा दिया और इसको इसमें जल के एक पात्र होता है उसमें इस प्रकार से डुबा दिया। ठीक है,
इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको थिसियल ट्यूब के अंदर अपन ने parchment पेपर बांधा नीचे, उसके अंदर क्या होता है शुगर सोल्यूशन या शर्करा का घोल भर दिया, और घोल भरने के बाद इसको स्टैंड के माध्यम से जो जल का पात्र होता है उसके अंदर इसको इस प्रकार से स्थापित कर देते हैं। तो देखो प्रारंभ में बच्चों देखना, जब अपन प्रयोग शुरू करते हैं तो प्रारंभ के अंदर जो प्रयोग के प्रारंभ में शर्करा घोल का स्तर ये यहाँ पे था, ठीक है। अब जब थोड़ी देर बाद अपन देखो ये नाम सारे लिखे हुए हैं, शर्करा घोल है, थिसियल कीप है, ये जल है हरा वाला जो मैंने बताया, ये ग्रीन कलर वाला जो जल है शुद्ध जल है, और ये स्टैंड है इसकी, और थिसियल की प्रयोग इधर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्रयोग के प्रारंभ में शर्करा घोल स्तर, और यहाँ पे लिखा है प्रयोग के अंत में शर्करा घोल का स्तर, ठीक है, इस प्रकार से। तो बच्चों अब यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करना आप, यहाँ पे मैं जो जहाँ पर आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ, फोकस करवा रहा हूँ कि मैंने जब ये प्रयोग चालू किया, मान लो प्रयोग चालू किया, ये जल के अंदर इसको डुबा दिया, तो उस टाइम प्रारंभिक प्रयोग का जो प्रारंभ बनता है ना, प्रयोग के प्रारंभ में शर्करा घोल का स्तर था, ये था थिसियल कीप में। अब ये कि थिसियल कीप ये है ना, थोड़ी देर बाद अपने देखेंगे ये कि ये, ठीक है, थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे तब क्या होगा, शर्करा घोल स्तर बढ़ गया। प्रयोग के अंत में अपन देखेंगे, देखो ये स्तर यहाँ पे था, और अब इसमें देखो स्तर जो है शर्करा घोल का स्तर वो यहाँ तक आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों, पहले तो आप ये क्यों हुआ ये दिमाग में लगाओ, तो फिर मैं बताता हूँ क्यों हुआ। कि अपने प्राशन में क्या पढ़ा था बच्चों, प्राशन में विलायक का विसरण होता है, और विलायक अपनी अधिक सांद्रता से, विलायक की बात कर रहा हूँ, विलायक सोलवेंट की बात कर रहा हूँ, सोलवेंट अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाता है। पहली बात तो ये थी। दूसरी कंडीशन थी कि प्राशन में क्या होता है, जो विलायक होता है वो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की तरफ जाता है। ये टर्म्स है ना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ये समझना चाहिए। सांद्रता, सांद्र विलयन क्या होता है, कम सांद्र विलयन क्या होता है, उच्च सांद्र विलयन क्या होता है, ये दोनों आपके दिमाग में अच्छे से बैठनी चाहिए, तभी आपको प्राशन आगे का जो चैप्टर होगा वो समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अपनी वीडियो के माध्यम से बात कर रहा हूँ तो थोड़ा अपन को टाइम का भी देखना पड़ता, नहीं तो मैं आपको बहुत इसमें थोड़ा टाइम भी दे देते, फिजिकली अपन होते तो आपको और भी मैं पूछ सकता था, है ना। लेकिन यहाँ पर बच्चों आप ध्यान रखना कि ये हो गया। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताई थी, इसमें अपन प्राशन के अंदर क्या होता है, केवल और केवल सोलवेंट की मूवमेंट होती है, विलायक की मूवमेंट होती है। तो जल क्या है, विलायक है, ठीक है, और ये सांद्र विलयन है। चीनी का घोल क्या है, सांद्र विलयन है। चीनी का घोल क्या है, सांद्र विलयन है। तो इसमें किसकी विसरण किसका होगा, या जो गति होगी वो किसकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर विसरण किसका, इस जल का होगा, इस जल का। और जल क्या करेगा बच्चों, ये जल जो होगा इसके अंदर प्रवेश करेगा, किसके माध्यम से, प्राशन के माध्यम से। क्यों, क्योंकि जल हमेशा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, तो यहाँ तो शुद्ध जल है, इसकी तो बहुत सारी सांद्रता है जल की, और इधर चीनी के घोल में, तो चीनी के घोल में पानी की सांद्रता कम है। तो ये सोलवेंट या विलायक, जो जल एक विलायक होता है, तो जल है ये अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, पानी जो होगा वो अंदर प्रवेश कर गया, ये पानी होगा, ये क्या करेगा, इसके थिसियल कीप के अंदर प्रवेश करेगा। और पानी इसके अंदर इस अर्धपारगम्य झिल्ली या parchment पेपर के माध्यम से अंदर प्रवेश कर रहा है, तो क्या होगा, इसके अंदर पानी का जल का स्तर बढ़ जाता है। ये देखो जल का स्तर यहाँ पे बढ़ा हुआ, तो आप प्रयोग के अंत में देखेंगे तो इसके अंदर जल का स्तर होगा बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इससे सिद्ध होता है, इससे अपन सिद्ध कर सकते हैं कि प्राशन की क्रिया क्या होती है। प्राशन की क्रिया के अंदर केवल और केवल विलायक, केवल और केवल जल की मूवमेंट होती है। इसका उल्टा ऐसे भी हो सकता था कि चीनी अंदर आ जाए, इसका स्तर बढ़ सकता, ऐसा नहीं होता है ना। केवल और केवल विलायक की जल क्या होता है, विसरण होता है या जल का गमन होता है। तो इस प्रकार से देखो, इसीलिए क्या होता है, ये जो जल का स्तर होता है वो इसमें बढ़ जाता है। तो ये था बच्चों थिसियल कीप प्रयोग, बहुत ही ईजी है, ठीक है, और समझने के हिसाब से आपको मैंने यहाँ बता दिया। अब बच्चों बात करते हैं अपन यहाँ पर कि जो प्राशन के प्रकार है उसकी बात करते हैं। प्राशन का प्रकार, ठीक है, प्राशन प्रासरण के प्रकार, ठीक है बच्चों। प्रासरण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, प्रासरण 2 प्रकार का होता है। प्रासरण जो है वो 2 प्रकार का होता है बच्चों। प्रासरण जो है वो 2 प्रकार का होता है। प्रासरण जो है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, अंतः प्रासरण, अंतः प्रासरण जिसको क्या बोलते हैं, एंडो ऑस्मोसिस। दूसरा बात करें अपन तो होता है बही प्रासरण जिसको क्या बोलते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस।
सिस, ठीक है। एक तो होता है अंतःप्राशन, नाम से ही पता चलता है, और बहुत ही इजी है, ठीक है, अंतःप्राशन और बहिःप्राशन। देखो है ना। तो अब पहले बात करते हैं अंतःप्राशन की। अंत का मतलब होता है अंदर प्रवेश करना, अंदर प्रवेश करना, ठीक है। अंत का मतलब तो इसको समझने के लिए सबसे पहले पर बात करते हैं। जब किसी कोशिका को अल्प प्रासरी विलयन में, है ना, तो अल्प प्रासरी विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की तुलना में कम हो, ठीक है, क्या हो? कम हो। अभी परिभाषा में लिखूंगा, पहले लिख देता हूँ, फिर अपन एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाऊंगा मैं। जब कोशिका को अल्प प्रासरी विलयन, और अल्प प्रासरी विलयन इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटोनिक, विलयन में रखते हैं। और अल्प प्रासरी विलयन का मतलब क्या हो गया? जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम हो, में रखते हैं तो जल कोशिका, तो जल विलयन से कोशिका में प्रवेश कर जाता है। अतः जल का किसी तंत्र से प्रासरणीय विसरण से कोशिका में रासायनिक विसरण अंतःप्रासरण कहलाता है। देखो ये जो मैं लिखा है तो समझने की कोशिश करो, फिर मैं डायग्राम से बताऊंगा आपको इसमें क्या हुआ है, ठीक है। देखो अंतःप्रासन क्या होता है? जब किसी कोशिका को अल्पप्रासनी विलयन, अल्पप्रासनी विलयन क्या होता है? अल्पप्रासरी विलयन क्या होता है? ठीक है, अल्पप्रासरी विलयन क्या होता है? अल्पप्रासरी विलयन का मतलब क्या होता है? जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता की तुलना में कम हो, ठीक है। अल्प मतलब कम हो, ठीक है। जो बाहर वाला विलयन है जिसमें अपन कोशिका को रखा है, ठीक है, उसका जो सांद्रता है वो कोशिका के अंदर जो रस है उसकी सांद्रता की तुलना में कम है। तो जिसकी सांद्रता कोशिका रस की तुलना में कम हो में रखते हैं तो जल विलयन से, जल कहाँ? हाइपोटोनिक, जो अल्पप्रासरी विलयन से किसमें? कोशिका में प्रवेश करेगा, तो प्रवेश करता है। अतः जल का किसी तंत्र, किस तंत्र मतलब जिस विलयन से, ठीक है, कोशिका में प्रासरणीय जो विसरण हो रहा है, ठीक है, प्रासरणीय प्रवेश हो रहा है, चाहे तो आप विसरण या अपन बोल सकते हैं प्रवेश, प्रासरणीय जो प्रवेश हो रहा है कोशिका के अंदर उसको क्या बोलते हैं? अंतःप्रासन बोलते हैं। अब देखो इसको एक डायग्राम से समझाता हूँ बच्चों, देखो कोशिश करना, ठीक है। देखो मान लो ये एक पात्र है, इसके अंदर ये जल भरा हुआ है, ये जल जो है अल्पप्रासरी है, ये क्या है? जल क्या है? अल्पप्रासरी विलयन है। अल्पप्रासरी विलयन मैंने बता दिया, ठीक है, अल्पप्रासरी विलयन है। और इसके अंदर मैंने क्या रख दी बच्चों? यहाँ पर ये कोशिका रख दी, तो ये कोशिका है, तो ये इसकी सांद्रता कोशिका अल्पप्रासरी विलयन में रखा है, मतलब क्या होगा? इसकी इसकी विलयन की जो ये विलयन जो है इसकी सांद्रता कोशिका रस की जो सांद्रता उसकी तुलना में ये कम है, इसकी सांद्रता कम है। किसकी? इस जल की, इस जल की सांद्रता, इसकी इस विलयन की सांद्रता इस कोशिका रस की तुलना में कम है। तो गाढ़ापन कौन सा है यहाँ पे? गाढ़ा कौन सा है? कोशिका के अंदर, क्योंकि इसकी सांद्रता अधिक है, यहाँ पे इसकी सांद्रता अधिक है। तो जल क्या करेगा बच्चों? जल क्या करेगा? जल क्या करेगा? जल इस अल्पप्रासनी विलयन से, जल क्योंकि जल की सांद्रता यहाँ ज्यादा है, जल की सांद्रता यहाँ कम है, तो इसमें क्या करेगा? इसमें प्रवेश कर जाएगा, ठीक, जिससे क्या हो जाएगी? कोशिका होगी स्फीत हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, फूट जाएगी। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल के अंदर प्रवेश को क्या बोलते हैं? अंतःप्रासन बोलते हैं। अंतःप्रासन तभी होगा, अंतःप्रासन की प्रक्रिया जब भी होगा जब किसी कोशिका को अल्पप्रासरी विलयन के अंदर रखेंगे। अब दूसरा जो देखो
दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है आपके बहिप्राशन। एक्जोस्मोसिस, ये उसका उल्टा है बच्चों। जो अंतःप्राशन है उसका उल्टा है। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे मैं बोल के बताता हूँ, फिर डायग्राम समझा दूंगा। इसमें क्या करेंगे, जब किसी कोशिका को अति प्रासरी विलयन, कोशिका को किसमें, देखो ये है, ये पात्र है, इसके अंदर ये जो ये है, ठीक है, ये क्या है, अति प्रासरी विलयन, अति प्रासरी विलयन, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, अति प्रासरी विलयन है, ठीक है, अति प्रासरी विलयन, सॉरी हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, ठीक है, हाइपरटोनिक है, हाइपर, हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अति प्रासरी, अति प्रासरी का मतलब क्या होगा, देखो समझने की कोशिश करना बच्चों, है ना। देखो ये जो कोशिका है, ठीक है, इस अति प्राचीन विलयन का मतलब क्या होगा, इसकी जो सांद्रता है, ये जो सांद्रता है, ठीक है, इसकी जो सांद्रता, इस विलयन की जो सांद्रता है वो इस कोशिका रस की तुलना में अधिक है ना। ये है ना, ये ज़्यादा गाढ़ा है, ये ना, ये जो चीनी का घोल हो चाहे कोई भी हो, इसकी जो सांद्रता है, ये जो विलेन है, इसकी सांद्रता इस कोशिका रस की तुलना में अधिक है, तो इसको क्या बोलेंगे, अति प्रासरी विलेन बनेंगे। जब अपन क्या करते हैं, कोशिका को, ठीक है, ये कोशिका है, कोशिका को अति प्रासरी विलेन के अंदर रखेंगे, अति प्रासरी विलेन के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, जल क्या होगा, इस क्यों जल क्या होता है, जल क्या करता है, अपनी अधिक सांद्रता से ऑस्मोसिस के नियम अनुसार क्या होता है, विलायक की मूवमेंट होती है, और विलायक क्या है, जल है, जल क्या करेगा, इससे बाहर आ जाएगा, जल क्या होगा, इससे बाहर आ जाएगा, और कोशिका क्या हो जाएगी, कोशिका क्या हो जाएगी, कोशिका क्या हो जाएगी, सलत हो जाएगी, सलत मतलब सिकुड़ जाएगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है, तो अपन दूसरे शब्दों में कहें, अतः है, अपन दूसरे शब्दों में कहें तो अतः जल का किसी तंत्र से बात करें तो जल का कोशिका से प्राशरणीय निकास क्या कहलाता है, बहिप्राशन कहलाता है, ठीक है। और प्राशरणीय निकास कब होगा, जब दोनों की सांद्रता में अंतर होगा, और सांद्रता में अंतर होने का मतलब क्या होगा, जब कोशिका है तो उसको अति प्रासरी विलयन के अंदर रखेंगे तो जल क्या करेगा, उस कोशिका से निकल के अति प्रासरी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आ जाता है, और इसका जल का जो निकास हो रहा है, ठीक है, निकास की जो प्रक्रिया है, अपने दूसरे शब्दों में इस मतलब क्या कहेंगे, तो जल का किसी भी तंत्र में, है ना, से प्रासरणीय निकास, अपन दूसरे शब्दों में बात करें तो जल का किसी तंत्र से प्रासरणीय निकास क्या कहलाता है, ये या बहिप्राशन कहलाता है, एक्जोस्मोसिस कहलाता है। तो बच्चों ये हो गए दो प्रकार, इजी है बिल्कुल, है ना। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर अतिप्राशन विलयन है, और ये जो है ये कोशिका थी, इसको अपन रखा तो अतिप्राशन विलयन में रखा, तो कोशिका से जल क्या होगा, है ना, इस तंत्र से निकल के किसमें, इस विलयन में आ गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, बहिप्राशन बोलेंगे। अब बात करते हैं बच्चों प्राशन के जो महत्व की बात करते हैं, ठीक है। प्राशन का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, एक या दो नंबर का एग्जाम में पूछ सकते हैं। प्रासरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एक या दो नंबर का एग्जाम में पूछ सकते हैं, प्राशन का महत्व क्या है ना, बोर्ड के एग्जाम में एक या दो नंबर का पूछ सकते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, है ना। प्राशन की परिभाषा होगी, जैसे प्राशन को परिभाषित कीजिए, विषण को परिभाषित कीजिए, एक एक नंबर वाले हो सकते हैं। यहाँ पर दो नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि आप इसके महत्व बताइए। तो पहला महत्व क्या है कि बच्चों मूल रोमों के द्वारा, मूल रोम, रूट हेयर जिनको बोलते हैं, द्वारा जल का अवशोषण, ठीक है, मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, ठीक है, मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण तथा कोशिका में तथा एक कोशिका
से दूसरी कोशिका में जल का विसरण प्रासरण द्वारा होता है। पहला बच्चों इसका, ठीक है, जो पहला इसका मैं बता रहा हूँ, मैं तो ये बताया मैंने कि मूल रोमों द्वारा, ठीक है, ये रूट है, ये मूल रोम है। तो यहाँ से जो जल का H2 लिखा है, H2 का जो अवशोषण होता है ना, ये रूट है। तो रूट के अंदर ये रूट हेयर है, मूल रोम है। मूल रोमों के द्वारा जो जल का अवशोषण होता है, वो जल का जो अवशोषण होता है किसके द्वारा होता है? प्राशरण के द्वारा होता है, पहली बात। दूसरा बात, एक कोशिका से दूसरी कोशिका, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर जो जल का स्थानांतरण है, ठीक है, जल का जो स्थानांतरण है, एक कोशिका दूसरी कोशिका में जल का जो विसरण मान लो, स्थानांतरण मान लो, वो किसकी वजह से होता है बच्चों? प्राशरण की वजह से होता है, ठीक है, ये बात होगी। इसके बाद बात करें, दूसरी बात देखो, कोशिका की जो स्पीत अवस्था होती है, दूसरा, कोशिका की स्फीत टर्गिड अवस्था प्रासरण पर निर्भर करती है। तथा यह अवस्था कोशिकीय क्रियाओं के लिए आवश्यक है। देखो दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, जैसे बुक में दे रखा है वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि कोशिका स्पीत, स्पीत का मतलब फूली हुई रहना, स्पीत का मतलब तो फूली हुई रहना, है ना, अपनी शेप में बना। स्पीत जो है, कोशिका की जो स्पीत अवस्था है वो उस प्राशन पे निर्भर करती है। और ये जो स्पीत अवस्था होती है, ठीक है, स्पीत अवस्था होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कोशिका के लिए, क्योंकि जो जितनी भी कोशिकीय क्रियाएं होती है, जब कोशिका स्पीत होती है तब भी उसमें सुचारू रूप से हो सकती है। तो मैंने क्या बताया, कोशिका की स्पीत अवस्था तथा है ना प्राशन पर निर्भर करती है, तथा यह अवस्था कोशिकीय क्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। अब तीसरा जो पॉइंट अपन बात करें, है ना, तीसरा पॉइंट, तीसरा देखो, जल का पादप के विभिन्न भागों में वितरण प्रासरण पर निर्भर करता है ना। अब जल का पादप के जो विभिन्न भाग, जैसे पत्ती हो, जड़ हो, तना हो, तो उनके बीच में जो आदान प्रदान है या वितरण जो पानी का होता है, वो किस पे निर्भर करता है बच्चों? वो किस पे? प्राशरण पे निर्भर करता है। जल का पादप के विभिन्न भागों में वितरण प्राशरण पर निर्भर करता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होता है, ठीक है, वो प्राशरण की सांद्रता के अनुसार ही क्या होता है, वो पानी होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान में या एक भाग से दूसरे भाग में वितरण होता है उनका। चौथा पॉइंट बात करें, चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तरुण कोशिकाओं के विकास के लिए प्रासरण या तरुण कोशिकाओं का जो विकास के लिए प्रासरण आवश्यक है, ठीक है। अब तरुण कोशिकाओं के लिए क्यों? तरुण कोशिका जो नई कोशिकाएं होती है, तरुण कोशिकाओं की बात करें तो नई कोशिकाएं बनती है। तो मैंने आपको बताया, तो नई कोशिकाएं होती है जो विभाजित प्रकार की होती है। नई कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य का जो आयतन होता है ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि विभाजन करती रहती है। तो इसलिए वो स्थिति बनाए रखने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, क्या होता है, प्रासरण आवश्यक होता है। या जो तरुण कोशिका की जो वृद्धि होती है वो किस पे निर्भर करती है? प्रासरण पर निर्भर करती है। अब चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट की बात करते हैं। यह मतलब प्रासरण पादपों को हिमीकरण तथा शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी बनाती है। यह प्रक्रिया, ठीक है, यह प्रक्रिया बोले तो प्रासरण की प्रक्रिया।
यह प्रक्रिया जो पादप है उसको हिमीकरण का मतलब होता है जम जाना, बर्फ बन जाना, ठीक है। दूसरा डेसिकेशन, शुष्करण के प्रति प्रतिरोध, मतलब ये यदि प्राशन की क्रिया के माध्यम से ही पादप जो होता है इनसे बचा रहता है, किससे, हिमीकरण और शुष्करण से, है ना। वो जमता नहीं है, सर्दियों के अंदर जमता नहीं है और गर्मियों के अंदर सूखता नहीं है। किस लिए नहीं सूखता है, वो प्राशन की क्रिया की वजह से नहीं सूखता। क्यों, क्योंकि प्राशन क्रिया के दौरान थोड़ा पानी कम हुआ तो पानी उसमें प्रवेश कर जाएगा, है ना, थोड़ा ज्यादा हुआ तो पानी निकास कर, इस प्रकार से उनमें संतुलन, कोशिकाओं संतुलन बना रहता है। इसलिए क्या होती है, वो कोशिकाएं क्या होती है, हिमीकरण और शुष्करण से प्रतिरोधी जो उनमें होती है, प्रतिरोधकता जो उत्पन्न होती है वो किसकी वजह से, प्राशन की वजह से होती है। तो बच्चों ये सारी की सारी चीज़ें मैंने देखो आपके जो बुक है अपनी उसके अनुसार ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सारी चीज़ें दी हुई है उसमें, उसी के अनुसार मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इससे संबंधी और कोई दिक्कत हो तो आप पूछो और उन्हें पढ़ो, है ना। कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, और चीज़ नहीं समझ आए तो इसमें दिमाग लगाओ, प्राशन क्या होता है ना। परिभाषा समझ में आ गई, विलेन की बात आप समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के कक्षा में इतना बहुत है, धन्यवाद।